अगर कोई पूछे ममता कालिया कौन है, तो ममता कालिया को कैसे परिभाषित करेंगे? अगर आज आप ये नहीं होती, तो क्या होती? ओहो! मैं बहुत खराब, कटखनी, लड़ाकी, बदमिज़ाज क्यों? और हिस्टेरिकल होती। हाँ, ऐसी कोई रचना किसी भी रूप में, चाहे नाटक के रूप में, हाँ, उपन्यास के हाँ। रूप में, कविताओं के रूप में, आपको लगता है कि काश ये मैंने लिखी होती, वो हाँ, कौन ऐसी सा, एक किस कविता किसका है? है। जीवन में कोई ऐसा निर्णय जिसे लेकर आप पछताई हो कि तो मैंने गलत निर्णय लिया, ऐसा कभी कोई निर्णय हुआ, कोई हाँ, फैसला? है। जैसे जब आप खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, तो प्रसन्नता को, खुशी को कैसे आप इजहार करती हो? आपका एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? तब मैं अपने 29 दाँतों के साथ हँसती हूँ। हर इंसान के जीवन में काफी लोगों का योगदान होता है, जी। तो कौन से लोग ऐसे जिनका योगदान बिना आप बात पूरी नहीं कर सकती? ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रवि को ज़्यादा चाहा और रवि ने मुझे कम चाहा, ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के अंदर एक ही शिद्दत से प्रेम था। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाक्य जो आपने बचपन में पढ़ा था, जवानी में पढ़ा था, सुना था, घर वालों ने बोला, लेकिन समझ अब आया है, आपसे कभी गलती हो जाती है, हाँ। तो उसमें सुधार के लिए आप क्या करती हैं? जीवन में कोई ऐसी घटना जब रोने का बहुत मन था, लेकिन आप रो नहीं पाई, तुम मुश्किल बातें पूछ रहे हो तभी तो मुझसे। अंतर। जीऊँगी मैं चाहती हूँ मैं अंतिम समय तक लिखती रहूँ, हम्म, पढ़ती रहूँ, दोस्तों से बात करती रहूँ, जाती रहूँ, आती जाती रहूँ। और जब मैं जाऊँ ना, सडनली जाऊँ। जैसे गैस खत्म होती है आपकी। बहुत सुंदर बात। हाँ, जैसे कि आप समझिए बिजली चली जाती है। प्रणाम मित्रों, कार्यक्रम इंटरव्यू नहीं अंतरव्यू में आप सबका स्वागत है। अंतरव्यू यानी व्यक्तित्व का आत्मिक एवं आंतरिक पहलू। इस कार्यक्रम में हम व्यक्ति के, या यूं कहें अपने विशिष्ट अतिथि की बाहरी या ऊपरी यात्रा के बारे में बात नहीं करते, ना ही हम उसकी व्यवहारिक एवं व्यावसायिक जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उसकी भीतरी आंतरिक यात्रा पर, उसके आत्म रूपांतरण पर, उसके भीतर की उस आत्मिक यात्रा को जानने की कोशिश करते हैं जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ थे। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व की जानी मानी विख्यात कवित्री, लेखिका, साहित्यकार, रचनाकार, या क्या क्या नाम दूं, हमारे बीच में मौजूद हैं मैम ममता कालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस कार्यक्रम नमस्कार अंतरव्यू में। शशिकांत। और जैसा कि हमने देखा, ये अंतरव्यू है जी। और आप एक कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, पटकथा भी लिखती हैं, संपादक भी रही हैं, कितना कुछ है। तो ये एक ऊपरी परिभाषा है। इसको किनारे करते हुए जी। अगर कोई पूछे ममता कालिया कौन है, ममता कालिया को कैसे परिभाषित करेंगे? मुझे लगता है कि मूलतः मैं अपने को कवि मानती हूँ। भले ही मुझे कविता लिखने के बीच में बहुत बहुत अंतराल आते रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अंदर से थोड़ा कवि होता है ना, तभी वो गद्य की ओर या अन्य विधाओं की ओर जाता है, क्योंकि ये एक शुरुआत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से मैं एक बहुत मस्त किस्म की व्यक्ति हूँ, है ना? और मैं 2-4 दोस्त हो मेरे पास, तो और 8-10 अच्छी किताबें हो पढ़ने के लिए, एक रिम कोरा कागज़ हो, अच्छी चलने वाली काली कलम हो, तो मुझे लगता है मेरा जीवन बहुत सुखी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ममता कालिया यानी एक कवित्री। ऐसा मेरी कामना रहती है काम न हमेशा। रहे, नहीं आप हैं, ज़ाहिर सी बात है। जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे को जाननी थी कि हर इंसान के जीवन का उद्देश्य होता है, कुछ उद्देश्य होता है, और वो जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो उम्र के पड़ाव के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल। मसलन जब हम बच्चे होते हैं कुछ और होते हैं, अविवाहित होते हैं कुछ और होते हैं, वगैरह वगैरह। तो यदि कोई आपसे पूछे कि आपके सपनों की या आपके उद्देश्यों की भी यात्रा रही होगी, जी। तो कैसे कैसे उद्देश्य थे, कैसे कैसे सपने थे, और आज क्या रह गया है? देखो, जब हम पढ़ते हैं हम्म, तब हम बहुत ऊंची उड़ान लेते हैं। हम्म, हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया को विजय करने निकले हैं। जाहिर है कि मेरा बहुत अच्छा एकेडमिक कैरियर है,
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्टर हाँ हूँ जी। इंग्लिश साहित्य में। मुझे जिस समय मैंने एमए पास किया उसी समय नौकरी मिल गई दौलत राम कॉलेज में। मैं लेक्चरर बन गई। तो ये देखिए कि मैं हर तरह से ये मानती थी कि मेरे सपने बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और लिखना तो मेरा शौक था जो बीए से ही शुरू हो गया था। तो ये कल्पनाओं में मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं जगत के बारे में और अपने समाज के बारे में और बेहतर समय के बारे में मैं कोई स्वप्न देखूं और मैं ये कोशिश करूं कि जो मैं लिख रही हूँ वो कम से कम नेगेटिव ना हो। ओके। तो अब जो आप जैसे हम कहते हैं, अभी आपसे पूछा जाए अब आप क्यों जीना चाहती हैं, क्या बचा है? हर इंसान कुछ चाहता है इस उम्र के देखिए, ऐसा बकावत है में। मेरे पास अभी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हाँ इस समय मैं 2 किताबों पर एक साथ काम कर रही हूँ। ये मेरी बड़ी पुरानी आदत है कि मैं 2 किताबों पर एक साथ करती हूँ। अच्छा, अरे वाह। जब भी कभी मैं एक किताब से बोर होने लगती हूँ या मुझे लगता है कि दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो मैं दूसरी किताबें लग जाती हूँ। मतलब मैं अपना मनोरंजन लेखन से ही करती हूँ और या पठन पाठन से करती हूँ, मुस्कुराते हुए तो जीना। देखा जाए तो इस जन्म और जीवन से आपने क्या सीखा? इस जीवन से मैंने यही सीखा सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी तरह की मुसीबत आपके ऊपर आए फिर भी हिम्मत नहीं छोड़नी है। और एक लेखक को तो कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम निरुपायता लिखते रहेंगे, हताशा लिखते रहेंगे तो हम समाज को क्या देंगे। मैंने हमेशा ये कोशिश की है। मेरी 2 किताबें हैं। सन 20 में आई रवि कथा, वो भी बेस्ट सेलर हुई। 30 दिन के अंदर उसका 2य संस्करण हुआ और अभी भी वो लगातार चर्चा में है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह जीते जी इलाहाबाद सन 21 में आई। हाँ जी। 28 दिन के अंदर उसका दूसरा संस्करण आया और वो अभी भी बहुत हॉट प्रॉपर्टी बनी हुई है सेल की दृष्टि से। हाँ जी, हाँ जी। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जी हाँ, उसको। जी हाँ। तो मैं इस समय एक तीसरा खंड लिख रही हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी बातें रह गई लिखने की। इतनी चुहलबाजियां थी, इतनी शरारतें थी और वो सारी शरारतें लेखन और अध्ययन से निकलती थी। हाँ जी, हाँ क्योंकि हमारे सारे दोस्त भी लेखक हैं लेखक है। और हमारे सारे मित्र भी पाठक हैं। तो हमारा जीवन जो है वो पूरा उसी के चारों ओर था। राइट, राइट। तो अभी जैसे हम कहते हैं हर इंसान के जीवन जीने की एक फिलॉसफी होती है, फलसफा होता है। जी। तो अगर हम पूछे ममता कालिया जी का एक फलसफा क्या है जीवन जीने का? हाँ, फलसफा तो यही है कि कोई मेरे कारण कष्ट ना पाए, कोई मेरे कारण कम से कम ये ना हो कि एक रचना पढ़े और सुसाइड करने चला जाए। Right. ये मैं नहीं चाहती। नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म की मैं करंट्स दूँ दूसरों को। हाँ, हाँ। जो तरंगे मेरे से मिले लोगों को, मिलने के बाद उन्हें लगा कि हाँ ये एक व्यक्ति है। जब इस जमाने में पॉजिटिव शब्द का 2 साल से मतलब बदल गया है। हाँ जी। अब हम नहीं चाहते कि हम कोरोना पॉजिटिव हो लेकिन जीवन में पॉजिटिव शब्द आज भी बहुत शक्ति देता है। सामने वाले मनुष्य में ऐसा क्या होना चाहिए, क्या खूबी आप देखती हैं जब आप किसी को अच्छा कहती हैं या मानती, क्या आपको अट्रैक्ट करता है मनुष्य में? मुझे उसकी क्रिएटिव एनर्जी अच्छी लगती है। ओके, रचनात्मक ऊर्जा। हाँ, जिस भी व्यक्ति से मैं बात करती हूँ, अगर उसके अंदर क्रिएटिव एनर्जी है और उसके अंदर अभी वो जिंदा दिली बनी हुई है जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो आपको व्यक्ति में, मनुष्य में, सामने वाले पसंद नहीं और आप कहती ये चीज मुझे पसंद नहीं है, तो क्या चीज होती है? मनुष्यत। मनुष्यत। ओके। अच्छा, तो मुझे अगर कोई आकर बैठता है और अपना रोना शुरू कर देता है, कि खासतौर से महिलाओं की आदत होती है, कहते हैं क्या करें, ये भी खराब है वो भी खराब है। अरे 10 चीज़ें खराब होती हैं, हम तो उसको किनारे कर देते हैं, परे सरका देते हैं उसको और उसके बाद फिर मस्त हो जाते हैं, है ना। अपना मन किसी और बात में लगा लेते हैं। एक किताब खराब लगी उसको पटक दिया, उस पर धूल चढ़ती रहेगी, दूसरी किताब ले ली अपने आप में। अच्छा, हम अपने आप में पूछें, जैसे आपके अंदर यदि कोई एक चीज आपको अपनी तारीफ में कहनी हो या अपनी स्ट्रेंथ, कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। फिर भी कोई चीज जो आपको लगता है कि ये मुझे पसंद है, अपने आप में ये पसंद है, वो क्या होगी? मुझे लगता है वही कि नेवर से डाई। ओह गुड, नेवर से डाई। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है नहीं ममता, ये तो अभी और काम करने की जरूरत है, मैं संतुष्ट नहीं, वो क्या है? वो मेरी जल्दबाजी।
अच्छा। लिखने के लिए मैं ये करती हूँ कि जैसे कोई ट्रेन छूटी जा रही है, इसलिए मैं एक ही बार लिखती हूँ। कितनी रचनाएं ऐसी, इसीलिए तो तीसरा खंड लिखने अब जा रही हाँ हूँ, जी, हाँ जी। शेष कथा। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए लिखने जा रही हूँ क्योंकि कितनी बातें छूट गई और वो बड़ी आसानी से आ सकती थी अगर मैंने फिर से पढ़ के देखा होता। लेकिन जब मैं विद्यार्थी थी तब भी मैं एक ही बार में आंसर लिखा करती थी क्वेश्चन का, और उसके बाद तुरंत सबसे पहले कॉपी मैं देती थी। अच्छा। और टीचर जो इन्विजिलेटर होती थी वो मुझसे कहती थी एक बार रिवाइज तो कर लो। हाँ। मैं कहती मैंने लिख दिया जो मुझे लिखना है। इसी तरह मैं कहानियाँ लिखती हूँ, इसी तरह कविता लिखती हूँ, इसी तरह उपन्यास लिखती हूँ। और कई बार तो होता है, देखिए बड़े उपन्यास जैसे दुखम सुखम है, अब इतना बड़ा उपन्यास था, उसमें खास तौर से स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा आया है, जिक्र आया है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बार लिखती हूँ। ये एक खराब आदत है मेरे अंदर। मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे लोग इसको सीखे। तो ऐसे सूरत में आपके जीवन में जो भी परिवार के लोग हैं या आपसे लोग हैं, ऐसी कौन सी बात पे आपको सबसे ज्यादा टोका गया अब तक? ओ, मुझे घूमने पर टोका जाता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने, अपनी ऊर्जा को संजोने और अपनी ऊर्जा को बनाए रखने, बढ़ाने, संजोने और बनाए रखने के लिए आप क्या करती हैं? क्योंकि आप इस एज में इतनी एक्टिव हैं, तो क्या करती है कि ऊर्जा बनी रहती है? क्या करती है? लगातार देखिए, मैं कभी बहुत दिन अकेली नहीं रहती हूँ। अच्छा। दो दोस्तों की टीम बुला लेती हूँ। अरे वाह, ये बहुत अच्छा सूत्र दिया आपने। कई दोस्त मेरी ऐसी हैं जो आती हैं 2-3 दिन रह जाती हैं। वेरी गुड। तो उससे ये कि मुझे भी बहुत भावात्मक सहारा मिलता है और उनको भी मिलता है, और उन्हें मस्ती भी बहुत मिलती है कि मेरा घर बिल्कुल अकेला है तो आज़ादी है यहाँ पर, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ के, जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी पका लिया। तो जो लोग एक्चुअली नकारात्मक रहते हैं, आपने अच्छी टिप्स दे दी एक तरीके से। तो और जैसे मैं कहूँ, ये तो एक बात होगी, लेकिन आप इतनी सफल हैं, हम युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं, तो आपके कोई 5 मंत्र यदि कोई आपसे पूछे, जैसे कहते हैं ना कि क्या होने चाहिए, वो क्या है आपके? जैसे आज आप जो भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लगता है कि कभी भी लिखने और पढ़ने दोनों को कमतर ना समझे। लिखने, हाँ। सबसे अधिक संतोष अगर किसी चीज़ में मिलता है, इतना ना घूमने में मिलता है, ना इतना सिनेमा देखने में मिलता है, ना इतना सजने संवरने में मिलता है, जितना कि एक अच्छी किताब के साथ वक्त बिताने में, या एक अच्छी पोस्ट के साथ वक्त बिताने में। और 2-3 मंत्र और बताएं ताकि लोग क्यों सब आज जस्ट स्टेज पे पहुंचे, कैसे पहुंचे? अच्छा खाना, कि बढ़िया खाना हो, चटपटा हो, बढ़िया हो, स्वादिष्ट हो। आपको शौक है बनाने का? मुझे बनाने का कम शौक है, बनाती हूँ लेकिन मुझे गिनी चुनी चीजें आती हैं। अच्छा, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाती ये काम, लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो चीज़ बनानी नहीं आती ना, वो बनाने की कोशिश करती हूँ। आजकल यूट्यूब की वजह से मुझे बहुत फायदा हो गया है, क्योंकि यूट्यूब से मैं असंभव से असंभव चीज़ बनाना शुरू कर देती हूँ और उसको सामने रख लेती हूँ मैं, और उससे बनाती हूँ, कई बार बहुत अच्छी बनती है चीज़। और समय नियोजन कैसे करती हैं फिर? समय नियोजन हो जाता है मेरा बहुत अच्छी तरह से। मैं देर में उठती हूँ तो दिन का काफी भाग तो खत्म हो जाता है उसी में। देर में सोती हूँ तो मेरे रात में मेरी और रवि दोनों की शक्तियाँ जो थी ना बहुत प्रबल होती थी। हम लोग नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, तो वी आर एक्टिव एट नाइट। तो हम लोग रात में देर में सोते थे और दिन में देर में उठते थे। उससे दिन के काम सब जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं फिर, और दिन फट से बीत जाता है। तो वो अकेलापन या मायूसी और डिप्रेशन नाम की कोई चीज कभी नहीं तो आती। फिर आपने ठीक कहा वैसे तो, लेकिन फिर भी एक सवाल ये बनता है, हमारे जो लोग आपसे प्रेरणा पाते हैं, कि आप मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत नकारात्मक ऊर्जा फैली है, चाहे मोबाइल खोलो तो नकारात्मक खबरें, टीवी खोलो तो ऐसे में अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए, तनाव रहित रखने के लिए या शांति पाने के लिए आप क्या चीज डेली करती हैं जिससे आप सकारात्मक बनी रहती हैं और शांति, तनाव कम होता है? मेरे पास 2 ही चीजें हैं, 3 चीजें मतलब। हाँ, बताएं। हाँ। एक दोस्ती, हाँ। दूसरी मेरी दवाइयाँ और तीसरा लेखन। अच्छा। और पढ़ना। चार चीजें हो गई। 4 चीजें। अच्छा, शरीर को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करती हैं? थोड़ा बहुत कुछ करती, चूरन मुरन खा लेती हूँ और रोज सोचती हूँ कि आज वॉक पर कोई जाऊंगी, योगा, कोई वॉक, पैदल जाऊंगी, थोड़ी दूर चलूंगी,
लेकिन मैं चलने की चोर हूँ। अच्छा। और मैं थोड़ा बहुत चलती हूँ, कभी कोई बाहर निकलती हूँ और रोज कह देती हूँ अरे आज मौसम ठीक नहीं है, अब धूप उतर गई है। हाँ। बहाने हैं, हाँ। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे बहाने हैं। मैं ये कोई प्रश्न काम पूछने ना वाला करने था, की। मैं ये पूछना था कि आप हाँ। जिंदगी में बहाने कब बनाती हैं? इतने अच्छे अच्छे बहाने मेरे पास हैं। हाँ। जिस दिन लिखने की इच्छा नहीं होगी उस दिन मैं कहूँगी अरे मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं तो सुमन केसरी का नाटक पढ़ रही हूँ गांधारी। कहते हैं हर इंसान के जीवन में काफी लोगों का योगदान होता है, तो आपके जीवन में यदि कुछ लोगों को गिनाना पड़े बचपन से लेके अब तक, तो कौन से लोग ऐसे जिनका योगदान बिना आप बात पूरी नहीं कर सकती, वो कौन कौन? वो तो सबसे बड़े तो मेरे पिता हैं। ओके। और मेरे पापा, मैं उन्हें पापा कहती थी। हाँ जी। मेरे पापा हिंदी इंग्लिश दोनों के विद्वान थे हम्म। और वो लेखक होते होते रह गए। हम्म। तो मैंने उनकी कमी पूरी की एक तरह से। अच्छा। उन्होंने ही मुझे बचपन में मैथिली शरण गुप्त याद करवाया, जयशंकर प्रसाद याद करवाया। और वो कविताएं गाते थे, उनकी आदत थी कि वो हमेशा कोई ना कोई कविता पाठ करते रहते थे। वो बड़े अच्छा। साहित्य के अध्येता थे हाँ मेरे जी, पिता। हाँ जी। और रेडियो की वजह से उस समय रेडियो बड़ा अच्छा शिक्षा का और साहित्य का माध्यम हाँ था। जी, ये बात तो है। 50s में हाँ 60s में तो हमारे ऊपर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। फिर मेरे चाचा भारत भूषण अग्रवाल हिंदी के बहुत प्रमुख कवि थे। जी। उनके नाम से भारत भूषण पुरस्कार भी है। हाँ जी। तो उनका भी प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा। दोनों सगे भाई थे मेरे राइट, पापा और वो। राइट, हाँ जी। और दोनों के जीवन में साहित्य बहुत प्रमुख था। हाँ जी। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इत्तेफाकन जिस लड़के से मैंने मोहब्बत की वो भी इन्हीं सब चीज़ों में था, साहित्य में, नाटक थिएटर में और घूमने में। और सबसे ज़्यादा ये कि पत्रकारों साहित्यकारों से मिलने और दोस्ती करने में। रवि के कितने दोस्त थे, हुजूम के हुजूम, जो अभी तक आते रहते तो हैं। पिता और पति दो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे। स्तंभ कह लेकिन सकते हैं। हाँ, और भी मेरे जीवन में रहे हैं जो इन्फ्लुएंसेस। उनमें एक मेरे प्रोफेसर थे एमए में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं एमए की छात्र थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो थे डॉक्टर बी राजन। वो खुद भी लेखक थे, उनकी बहुत अच्छी 3 किताबें थी और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा। तो उनको देख के ही मैंने तय कर लिया कि मुझे जीवन में प्रोफेसर बनना है। का बनना था। एक डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, वो बाद में किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। अच्छा। वो भी हमको वो शेक्सपियर पढ़ाते थे। अच्छा। तो शेक्सपियर एक तरह से कंठस्थ हो गया हम लोग को। वो ठीक है कि वो आज आपको ये लगता है कि भाई शेक्सपियर कौन पढ़ता है। हाँ। लेकिन शेक्सपियर में जो थीमेटिक ट्रेजर है, जो थीमेटिक खजाने हैं उनके पास, वो आज लेखन के समय बहुत काम आते हैं। तो ये लोग आपके जीवन में बहुत अहम रहे हैं। बहुत है ओके। ये लोग। हाँ। राइट। और वैसे बहुत और भी प्रभाव रहे हैं। देखिए अमरकांत एक बहुत अच्छे लेखक थे। अमरकांत जी की कहानियाँ एकदम सीधी सादी होती थी, मध्यवर्गीय जीवन की। उनमें कहीं कोई क्लाइमैक्स वाला पॉइंट नहीं आता था। तो उनसे हमने देखा कि बिना नाटकीय हुए आप अपनी बात कैसे कह सकते हैं। इलाहाबाद शहर ने मेरी शिक्षा दीक्षा में और मेरी चेतना में बहुत विकास किया। ऐसे जीवन का कोई ऐसा दिन जो बहुत दर्द भरा, पीड़ादायक, नकारात्मक रहा हो, कौन सा था? 9 जनवरी जिस दिन 9 जनवरी 2016 रविंद्र जो है, आप सोचिए कि 6 तारीख को होश में आ गए थे अस्पताल में, जब कैंसर की 3rd स्टेज में वो थे गंगाराम हॉस्पिटल में। और उन्होंने सबको पहचाना, मुझे पहचाना, मुस्कुराए। और जब मैंने कहा कि रवि तद्भव का अंक आने वाला, क्योंकि उनकी रचना आने वाली थी तद्भव के अंक में, तो उन्होंने मुझे कहा तो उनका मतलब था चश्मा, तो चश्मा चाहते थे। अब उनकी इतनी नलियाँ लगी हुई थी शरीर में, यहाँ वहाँ सब जगह, तब चश्मा पहनाना उन्हें संभव नहीं था मेरे लिए। चश्मा मेरे पर्स में था। जो नर्स खड़ी थी उनको अटेंड करने वाली, उसने कहा पापा चाय मांगता, तो उन्होंने गर्दन हिलाई कि नहीं चाय लीजिए। मुस्कुराए मुझे देखे। मैंने कहा कैसे हो? कहते ठीक। तो मैंने सोचा ये ठीक हो रहे हैं। और जो जो अंदर गया, अन्नू गया, मन्नू गया, मेरे बच्चे, सबको उन्होंने पहचाना, सबको स्माइल दी उन्होंने। हमने कहा ठीक हो रहे हैं ये। डॉक्टर ने कहा इनको 2 दिन के अंदर प्राइवेट वार्ड में डाल देंगे। हम बड़े खुश थे। लेकिन 8 तारीख को जब मैं गई
तो मैंने देखा कि वो बैठे हाँफ रहे बिस्तर पर, आईसीयू में थे। तो मैंने कहा क्या हो गया इन्हें? तो डॉक्टर ने मुझे कहा ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ बाय हिमसेल्फ। तो मैंने कहा अगर ऐसा तो आप क्या देख रहे हैं, आप फिर से वेंटिलेटर लगाइए। मैं घबरा गई एकदम। डॉक्टर ने फिर वेंटिलेटर वाली प्रक्रिया की उनकी, और उसके बाद 9 तारीख तक डॉक्टर्स ने ट्राई किया। 9 तारीख को दोपहर में रवि नहीं रहे, सॉरी बोल दिया डॉक्टरों ने। मेरे लिए सबसे पीड़ादायक दिन था, क्योंकि मुझे लगातार उम्मीद थी कि जैसे 4.5 साल कैंसर से उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई की। जो भी उनसे कहता था कैसे हैं कालिया जी, वो कहते मैं ठीक हूँ, अपनी बताओ। क्योंकि वो बड़े मस्त टाइप आदमी थे, कभी उन्होंने अपनी पीड़ा नहीं बताई, कभी सिर नहीं दबाया अपना। आज तक उन्होंने मुझसे अपनी कोई सेवा दी ही नहीं। तो ये था जीवन साथी से जुड़ा, लेकिन एक जीवन साथी के अलावा या उससे पहले भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव सबके होते हैं, विषम परिस्थितियां होती हैं, कठिनाइयों की होती हैं। तो जब विषम परिस्थितियां होती हैं या कभी रही हूं, या चुनौतीपूर्ण समय रहा हो, या एक दौर रहा हो संघर्षों का, सबके जीवन में आता है, तो वो आप कैसे टैकल करती हैं? उसका आर्ट क्या, कला क्या, आप अपने? वो नहीं टैकल हो पाता। देखो वो कई बार तो ना आपको परास्त करता रहता है, और ये पराजय तो में क्या बहुत करना झेली। चाहिए कि हम संघर्ष में पराजय कैसे में बहुत जीतें? झेली है। अच्छा। क्योंकि मेरा कॉलेज 17 साल जो है अस्थाई था, अच्छा। टेम्परेरी था, और मैं उसके लिए हर हफ्ते दौड़ भाग करती थी लखनऊ कानपुर। अच्छा। और वो किसी की तरह स्थायी नहीं होता था। तो ये एक ऐसा काम था जो मेरी नियंत्रण से बाहर लग रहा था मुझे। फिर भी मैं कॉलेज के अस्तित्व को बचाए हुई थी। अच्छा। तो ये मेरी लगातार पराजय थी। तो फिर भी कोई कोशिश, जैसे अगर हम, हर इंसान कुछ सीखता है जीवन से, अब इस पड़ाव पर आके आप तो क्या वो कहना इसी चाहेंगे? तरह हुआ कि जब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी और मैं घर बैठ गई थी छुट्टी, लंबी छुट्टी लेकर, उस समय अचानक कॉलेज में परमानेंट हो गया। अच्छा। उस समय सरकार ने कहा, और जो उस समय के शिक्षा सचिव थे उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में अगर प्रिंसिपल ममता कालिया हैं तो भले वो अकेली हों और उनके साथ खाली 2 टीचर्स हों, तो भी इसको हम स्थायी करेंगे, क्योंकि मुझे इसकी गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह नहीं है। तो मैंने एक तरह से उसे गेट ओवर किया केवल अपने बूते, कि मेरे वजह से उन्होंने इस कॉलेज को स्थायी कर दिया। और स्थायी करने से ये कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, हमारी तनख्वाह मिलने लगी अच्छी। अच्छा, अगर आज आप ये नहीं होती तो क्या होती? ओहो, मैं बहुत खराब, कटखटी, लड़ाकी, बदमिजाज, क्यों? और हिस्टेरिकल होती। हाँ। क्योंकि फिर मैं सारा दिन यही सोचती कि मुझे कौन सी बीमारी है। अच्छा। और अपनी स्त्रियां जो करती है कि अपनी बीमारियों को अस्त्र बना लेती हैं, अपने बच्चों को काबू में रखने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दहशत में रखने के लिए। तो कहीं मैं वही औसत औरत होती कि मैं हर चीज में नुक्स ढूंढती, हर चीज में मैं कोई ना कोई खलिश ढूंढती। और मुझे ना संगीत का शौक होता जो आज है सुनने का, ना मुझे साहित्य का शौक होता पढ़ने का, और ये सब किताबें मेरे लिए एक वजन बन जाती, जो आज मेरे लिए खजाना है। आपको गुस्सा कब और किन बातों पर आता है? गुस्सा कब और किन बातों पर आता है? ओह गुस्सा तो बहुत बातों में आता है। जैसे फिर भी जो आपको लगता हो कि ये बात कही मैं गुस्सा कर, मेरी सेविका देर में आती है तो मुझे गुस्सा आता है। और अगर बाथरूम साफ ना हो तो मुझे गुस्सा आता है, और अगर खाना स्वादिष्ट ना हो तो मुझे गुस्सा आता है। और कई बार ये है कि किसी का मैं पढ़ती हूँ कुछ, और अगर बहुत बोर निकलता है ना किसी का लिखा हुआ, तो मैं सोचती हूँ कितना मेरा समय नष्ट हो गया। उस बात पे गुस्सा आता है कि मेरा समय क्यों नष्ट हो। तो ऐसा कौन सा विषय है या ऐसी कौन सी बात है जिस पर बात करना आपको वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है? कौन सा विषय जिस पर आप ना बात करना चाहती हैं ना सुनना चाहती हैं? हेल्थ मतलब हेल्थ पे आपको टू टॉक अबाउट हेल्थ। ओके, ऐसा कौन सा विषय है आपको लगता है नहीं खूब बात करूं, खूब सुनूं, खूब पढ़ूं, वो कौन सा है? बहुत सारे ऐसे विषय हैं। सबसे ज्यादा तो शायद किताबों की बातें करना अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा फर्स्ट लव है, किताबें। दूसरा ये कि अच्छी फिल्मों पर बात करना अच्छा लगता है। तीसरा भोजन। प्रेम आपने कहा।
ये मुझे पसंद है। और फिर मैं प्रेम के बारे में भी पसंद करती हूँ बात करना। प्रेम का कौन सा पहलू आपको? प्रेम के जुदाई, मिलन? नहीं, प्रेम के सभी पहलू मुझे पसंद है। और सबसे बड़ी चीज प्रेम में मुझे जो अच्छी लगती है वो ये कि संप्रेषण होता है उसमें। राइट। ये जो संप्रेषण है ना, ये जीवन की एक शक्ति है। सारा दिन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान रहते हैं, अरे थोड़ी प्रेम से बात कर लो तो हो सकता है वो जी जाए। हाँ मैं जी। ये सोचती हूँ। जब मैंने कभी किसी की अकाल मृत्यु के बारे में सुना है तो मुझे यही लगा कि वो अकेलेपन से मर गया। हाँ। ये मुझे बहुत लगता है। हाँ। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाक्य जो आपने बचपन में पढ़ा था, जवानी में पढ़ा था, सुना था, घर वालों ने बोला था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन समझ अब आया है? कौन सा वाक्य ऐसा है? पढ़ा तो खूब था किताबों में, लेक्चर में सुना था, माँ बाप से सुना था, टीवी में देखा था, लेकिन कहते हैं ना कि समझ अब आता है। कौन सी बात है? हाँ, ऐसा उम्र तो की कोई बात? एक स्टॉक वाक्य है जैसे? जो कि सुना था तब जब चर्च में बैठते थे और कॉन्वेंट में पढ़ते थे और चर्च में जाना कंपलसरी था। हाँ जी। तब बैठते थे तो एक वाक्य जो बोला करते थे प्रीस्ट हमेशा, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। एरर, ओके ओके, हाँ। एरर जो होता है, एयर, टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य है, गलती तो करता ही रहता है। आज ये लगता है कि बहुत अच्छी है, कितना ये बड़ा एस्केप पॉइंट है हमारे बचाव के लिए, हमारी रक्षा के लिए और हमारे जस्टिफिकेशन के लिए, कि हम बड़ी आसानी से कह देते टू एयर इज ह्यूमन। भाई हमने कोई गलती की, अब ठीक है मनुष्य है, गलती तो होगी, देवता थोड़ी हम, है ना? राइट। तो जैसे आपने गलतियों की बात करी, आपसे कभी गलती हो जाती है तो उसमें सुधार के लिए आप क्या करती हैं? मैं माफी मांग लेती हूँ। अच्छा। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है माफी मांग लो कि आप माफी मांग लें। हाँ। लेकिन माफी मांगने के बाद दोबारा वो गलती करती हैं आप? ये तो यही बच्चों से झूठ बोल बोल के जाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। अच्छा, लापरवाही जो अधिकतर आपसे हो जाती है, लापरवाही जो अधिकतर कौन सी हो जाती है आपसे? हाँ, लापरवाही तो बहुत हो जाती है। जैसे अधिकतर? जैसे कि किसी जगह नहीं जाना चाहिए तो वहाँ चली जाती हूँ मैं। अच्छा। अगर कोई बहुत आग्रह करता है तो मैं चली जाती हूँ, और जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरा समय भी नष्ट हुआ, मेरी शक्ति भी खराब ऊर्जा भी हुई। गई। ओके, जीवन में कोई ऐसी घटना जब रोने का बहुत मन था लेकिन आप रो नहीं पाई, तो कहते ना कि दिल तो दुख के रह गया, बस आंसू नहीं है आंख से, तो कौन से थे? जो मलाल तो रह गया लेकिन आंसू आज तक रुके हैं आंखों में। तुम मुश्किल बातें पूछ रहे हो। तभी तो अंतर है। मैंने कहा था चाहे आप रुक देखो, के बोले, लेकिन ऐसा ज्यादातर लड़कियों के जीवन में या लड़कों के जीवन में वो मोमेंट्स होते हैं जब आप किसी को चाहते हैं जी हाँ, और आप उस बात को व्यक्त नहीं कर पाए, वो व्यक्ति जीवन से चला गया, हाँ जी, है ना? राइट। और मुझे अभी तक याद है कि मैं मुश्किल से उस समय 14-15 साल की थी और 10वीं में पढ़ती थी। और पूना में हमारे बगल में एक बड़े खूबसूरत व्यक्ति रहते थे जो ONGC में काम करते थे। अच्छा। तो वो कई बार जब मुझे देख लेते थे जाते हुए, मैं जल्दी में होती थी हमेशा, घर बहुत दूर था, हमारे घर में बच्चों को लल्लो चप्पो नहीं किया जाता था, बस्ता दे के और भेज दिया जाता था कि स्कूल जाओ, तो हम पैदल जाते थे। तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी जब चलती थी तो कई बार वो स्कूटर पे आते थे पीछे से, कहते चलो ममता तुम्हें हम स्कूल छोड़ते। तो मेरा स्कूल कैंप में था, तो वो मुझे वो दस्तूर स्कूल में छोड़ देते थे। तो एक दिन मेरी बहन रोहिणी भाटे से कथक सीखती थी। अच्छा। मेरी बहन बड़ी खूबसूरत है। तो मेरी बहन, बड़ी बहन मेरी, तो मेरी बड़ी बहन निकली घर से और जैसे उनकी आदत थी, अरविंद भाई उन्हें कहते थे, तो अरविंद भाई ने कहा अरे प्रतिभा तुम्हें कहाँ जाना? तो उसने तो मुझे तो रोहिणी भाटे के स्कूल में जाना है, क्लास में। तो कह चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। और स्कूटर वाले को तो ये तो कोई ना कोई पीछे बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने उसको रोहिणी भाटे को उतार दिया स्कूल में। तो उसने आकर दीदी ने बड़ी प्राउडली बताया कि आज अरविंद भाई ने मुझे ड्रॉप किया। अब मेरा दिल इतना टूट गया इस बात से, मैं इतना दुखी हुई और मैं किसी भी तरह रो भी ना पाऊँ। और मेरे को ये भी लगे, मैंने कहा अरविंद भाई अब मेरे को छोड़ चुकी है और अब वो कभी मुझे से प्यार प्रेम नहीं करेंगे और कभी मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे। मैंने सोचा, और ये बात मैं मम्मी से भी नहीं कह सकती, पापा से कह सकती, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड थे। वो रोज शाम को मेरे घर आते थे। किस एंगल से वो समझेंगे इस बात को पता भी नहीं है, और किसी को पता भी नहीं है ये बात। और
14-15 साल की लड़की का तो ये माना जाता ना कि उसकी अभी भावनाएं डेवलप ही नहीं डेवलप हुई ही नहीं, है। राइट राइट। और मैं छोटी थी घर में, हम्म, तो मुझे तो लड़का माना जाता था। हम्म, तो उसके बाद रात में ऐसे मैं बिस्तर में लेटी हुई और धीरे धीरे सिसक रही थी, तो मेरी दीदी समझ गई। तब मेरी दीदी ने कहा, क्या तुम इसलिए रो रही हो कि अरविंद तुमको भाई मुझे मुझे छोड़ने छोड़ गए? दिया। तो मैंने सिसकियों में कहा हाँ। अच्छा, अगर ममता कालिया रूठ जाती है हम्म, किसी भी कारण से, अपनों से, सामाजिक तौर पे या मित्रों से, कुछ भी, तो कैसे मानती हैं? मनाने का ढंग क्या है आपको? मेरे ख्याल है कि फिर अगर क्या मैं करे रूठ आप मान जाऊँ जाओगे? हाँ। अगर मैं रूठ जाती हूँ तो दोस्तों से ही मानती हूँ। अच्छा। और जिसने मुझे रुसाया हम्म। वही मुझे जब प्यार से बोलेगा तभी मैं मानती हूँ तो फिर। कैसे बताती हूँ कि मैं नाराज हूँ? क्या ढंग होता है, क्या अदा होती है, क्या कैसे बताते हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? अब सामने वाले को नहीं मेरा ख्याल है पता कि, चले। मैं थोड़ी उस समय थोड़ी ठस हो जाती हूँ। मैं कम्युनिकेट करना बंद कर बंद, देती तो हूँ। सामने वाले को पता चल जाता है नाराज हो गई है। संवाद कम हो जाते हैं मेरे, हम्म, हैं, और वो व्यक्ति के ऊपर ये जाहिर हो जाता है कि मैं नाराज हूँ। ओके। मैं अपनी खुशी और नाराजगी कोई भी छुपा नहीं सकती। देखो, बदला लेने का कितना आपका स्वभाव है? जैसे कोई चीज आपसे किसने गलत करी, बिल्कुल नहीं है। जरा भी नहीं, बिल्कुल बदला लेना कभी भी मन में नहीं है। लेकिन सामने वाले से गलती हो जाए, अब उल्टा कर देते हैं, सामने वाले से अगर गलती हो जाती है तो आप किसी को किस हद तक क्षमा कर सकती हैं कि इस लेवल के बाद मैं ये नहीं कर देखो, सकती? ये चीज ऐसी है, ये ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर पैदाइशी है। ये आप धीरे धीरे धक्के खा के सीखते हैं। ठीक है। बट फिर भी जैसे हम बात करें, हाँ, तो जाहिर है कि मैं नज़रअंदाज करती हूँ। कोशिश तो यही करती हूँ, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती हैं, और अब रवि के जाने के बाद तो ज़्यादा ही ऐसे मौके आते हैं कि जब मेरे मन माफिक नहीं होती है बातें कई बार, है ना, परिवार में। तो मैं उन बातों पर बात नहीं करना चाहती हूँ, है ना, और मैं उसको अवॉइड करती हूँ। तो ये मेरा एक तरह से पलायनवाद कह लीजिए आप। हाँ। अच्छा, जीवन में कोई ऐसा निर्णय जिसे लेकर आप पछताई हो कि तो मैंने गलत निर्णय लिया, ऐसा कभी कोई निर्णय हुआ, कोई हाँ, फैसला? जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं दौलत राम कॉलेज में स्थायी लेक्चरर की पोस्ट पे थी। और जाहिर है कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रहती 1963 से लेके अभी तक, तो आप समझिए कि मैं तो हो सकता वाइस चांसलर हो जाती। ये बात तो है। इतनी सीनियरिटी थी मेरी। और मैं ऑनर्स की क्लासेस पढ़ा रही थी। आप सोचिए, कंफर्म होते ही 1 साल के अंदर मुझे बीए ऑनर्स दे दिया गया था पढ़ाने अच्छा। के लिए। तो कैरियर मैंने अपना बहुत चौपट किया रवि के पीछे भागते भागते, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती हो गई, और रवि बड़ी आसानी से अपनी सरकारी नौकरी यहाँ छोड़ के दिल्ली की और धर्मियों में चले गया स्थायी नौकरी में। हाँ जी, हाँ जी। मुंबई में मैं उनके पीछे पीछे चली गई। ये ठीक है कि मैं बेरोजगार एक भी दिन नहीं गई। मुझे बम्बई में तुरंत जाके नौकरी मिल गई, क्योंकि पापा ने बहुत पहले मुझे बताया था कि जो एमए इंग्लिश कर लेता है वो कभी जॉबलेस नहीं रहता। हाँ जी, राइट राइट। तो मैंने एमए इंग्लिश कर रखा था और मेरा डिवीजन अच्छा था, तो मुझे नौकरी तो हर बार मिल जाती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैंने अपना कैरियर चौपट किया रवि के पीछे भाग कर। और आज ये है कि लड़कियां, मैंने देखा है कि छोटी सी नौकरी भी अगर होती है ना, तो भी वो नौकरी नहीं छोड़ती है, मोहब्बत एक बार को छोड़ देती। ठीक कह रही हैं। तो क्या अगर हम आपसे पूछें कि जीवन का पहला प्यार कौन थे, यही थे या कभी उससे भी पहले कभी कुछ रहा? चाहे लड़कपन में सही। उससे पहले तो ऐसे ही था, कोई लड़का भी लिख रहा है, हम भी लिख रहे हैं, लेकिन ये कि हमने हमेशा ये सोचा कि हम ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं। तो कभी भी हमने उस लड़के को ज्यादा नंबर नहीं दिए। कभी भी लिखने वाले हमारे साथ के थे, इंदौर में 1-2 लड़के ऐसे थे जो लिखा करते थे, लेकिन मुझे कभी वो बहुत पसंद नहीं आए मुझे। और बाकी उनका मेंटल मेकअप मुझे बहुत बचकाना लगा। और रवि का सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि रवि बहुत पढ़ते लिखते थे, और रवि के अंदर एक साहस था। और साहस ये था कि भाई वो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि हाँ मुझे ममता पसंद है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये लड़के ज़्यादातर ये करते कि दोस्ती करते, लेकिन शादी का प्रस्ताव करने में बहुत देर लगाते हैं। रवि ने 1 हफ्ते के अंदर प्रस्ताव कर दिया। तो ये बात अच्छी लगी मुझे। अच्छा, जैसे कहते हैं कि सफलता और शोहरत के साथ साथ भय
और असुरक्षा का भाव भी आता है। मुझे होता ना कि भी है। जैसे हम ये पा रहे हैं वो छिनेगा भी, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? ऐसी कोई संपदा है ही नहीं जो छीनी जा सके। अच्छा। क्योंकि देखिए यश जो है ना, हम्म, वो आपसे कैसे कोई ले लेगा। हम्म, हमने जो लिखा, क्योंकि हमारे पहले हमसे अच्छा लिख गए लोग, हम्म, और उनका नाम आज तक चल रहा है। हम्म, भले डिजिटल युग आ गया है, हम्म, भाई बहुत सारे लोग जो है जो कि 2-2 घंटे के अंदर लेखक बन रहे हैं आजकल, हम्म, है ना। 1-2 पोस्ट लगाकर लेखक बन जाते हैं लोग, हम्म, लेकिन उनका महत्व कम नहीं हुआ राइट, जो पहले लिख गए। राइट, आज भी हम उन्हें ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। हम्म, तो मुझे कभी ये भय नहीं हुआ, असुरक्षा नहीं हुई हम्म, कि जो मेरे पास है वो छिन जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने जो पाया है वो एक सॉलिड और अव्यक्त है। वो ऐसी चीज़ है कि जो मैं छोड़ जाऊंगी विरासत में। ओके। जीवन में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति जब आपके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया हो, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, इससे भी पूछ के देख लिया, इससे भी तो निर्णय नहीं ले पा रही, ऐसा कोई हाँ, परिस्थिति घटना ऐसे थी? ऐसे मौके आए हैं कलकत्ते में, जब हम भारतीय भाषा परिषद में थे। हम्म, तब आप समझिए कि कलकत्ता हमें बहुत पसंद आया था। हम्म, शहर बहुत अच्छा, हम्म, लोग बहुत अच्छे, हम्म, वहाँ का काम भी बहुत अच्छा था। लेकिन वहाँ की कार्यनीति बहुत खराब थी। हम्म, कार्यनीति जो थी हम्म, उसमें ज़रा सी भी एथिक्स नहीं थी, अच्छा, उसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं थी। हाँ, तो अपने हाथ से, अपनी कलम से हम्म, गलत चीज़ों पर दस्तखत करना, गलत कागज़ों को ओके करना, ये मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैं डायरेक्टर डायरेक्टर थी थे। वहाँ पर, तो वो मुझे इस समय बहुत खराब लगा। हम्म, और उस समय मैंने सोचा, भाई मन में एक मोह था कलकत्ते के लिए कि कलकत्ता ना छूटे। लेकिन ये सबसे अच्छा हुआ कि उसी समय छूट गया। रवि को भारतीय ज्ञानपीठ में अच्छा, डायरेक्टरशिप का प्रस्ताव आ गया। अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि हमें एक सम्मानजनक बहाना मिल गया हाँ वहाँ जी, से हाँ आने जी, का। हाँ जी, नहीं तो हम वहाँ पड़े रहते, जैसे हिंदी का लेखक अक्सर पड़ा रहता है कि जो नौकरी नहीं पसंद है वो नौकरी कर रहे हैं आप, जो शादी नहीं पसंद वो शादी में राइट, निभा रहे हैं, राइट, है राइट, ना। जो दोस्तियाँ नहीं पसंद उन दोस्तियों के साथ साथ जी रहे हाँ हैं। जी, तो हमें वो सब नहीं करना पड़ा। हम्म, तो हमें जीवन में कई बार ना ऐसे मौके दे दिए जिससे कि हम आत्मदया वाली स्थिति में नहीं आए। हम बड़ी आसानी से उससे निकल निकल गए। गए। तो जीवन में कोई ऐसा मोड़ या ऐसी परिस्थिति जब आपने स्वयं को बहुत असहाय, हेल्पलेस, कमजोर महसूस किया हो? थोड़ा सा था, बिल्कुल। वो इलाहाबाद का एक पीरियड था जब मैं रिटायर हो गई, तो पेंशन मेरी रुक गई थी। पेंशन मतलब अप्रूव नहीं हुई थी। और वो ये था कि वहाँ के जो क्लर्क थे, हो सकता है वो रिश्वत चाहते थे। मैंने आज तक जीवन में रिश्वत नहीं दी किसी काम के लिए। मैंने ये कहा था कि भाई मैं तो शिक्षक हूँ और भिक्षुक बन के नहीं लूँगी पेंशन, राइट, राइट, मैं शिक्षक के रूप में ही लूँगी। शिक्षक के रूप में लेंगे, हाँ। और वहाँ के जो क्लर्क थे वो मेरे ड्राइवर से कहते थे कि ये आते आते बुढ़ी हो जाएंगी, लेकिन इनकी पेंशन हम पास नहीं होने देंगे। अच्छा, ये उन्होंने कहा। ओके। लेकिन वो समय ऐसा था जो कठिन था, क्योंकि हमारे घर में आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। स्रोत नहीं रवि तो फ्रीलांसर, जब मर्जी छोड़ दी नौकरी, जब मर्जी कर ली। हाँ जी, हाँ जी, और मेरे पास भी कोई इनकम नहीं थी, क्योंकि मैं रिटायर हो गई तो तनख्वाह मिलनी बंद हो गई। तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं था घर चलाने का, और 2 बच्चों की पढ़ाई थी, राइट। है ना। तो वो समय थोड़ा सा संकट का था। तो जब आप खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, किसी पे बरस रही है खुश होके, तो प्रसन्नता को, खुशी को कैसे आप इजहार करती हो? आपका एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है? तब मैं अपने 29 दांतों के साथ हंसती हूँ। अच्छा, और कोई गतिविधि, कोई क्रिया? तब मैं अपने पूरे 29 दांतों के साथ हंसती हूँ। अरे वाह, गुड, गुड, गुड। अच्छा, ऐसा कोई सवाल जो आपसे अधिकतर पूछा जाता रहा है मंच पे या आपके साक्षात्कार में, वो क्या होता है? अरे वो एक कविता है जो मेरे नाम से चिपक गई है, जो छूटती नहीं है, छूटती नहीं किसी भी तरह से। और वो मैंने लिखी थी कविता के दौरान, वो दिल्ली में लिखी थी मैंने 1964 में। वो है, प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अच्छा, अब हमारी समझ में सहवास आता है। सहवास आता है। और ये कविता ऐसी चिपक गई, जो में से तुमने नहीं पूछी, मुझे इतना आश्चर्य और नहीं, अच्छा लगा कि तुमने इस कविता का सहारा नहीं लिया। अक्सर बात यहीं से शुरू होती है, जब मैं कहती हूँ कि मैं अपने को कवि मानती हूँ, कि आपने तो ये लिखा है ना। और एक और कविता थी, सपने देखने वाली आंख अंधी हो गई है, अब हमें एक संग्रहालय खोलना चाहिए, सन अमुक से अमुक तक
अच्छा। सपनीली आंखें ऐसी हुआ करती ऐसी थी। हुआ करती हो आप, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसा कोई सवाल हाँ। जो आप चाहते हैं ये मत पूछो, या आप नहीं नहीं चाहती नहीं, पूछा जाए? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। मेरी जिंदगी बिल्कुल खुली किताब है। ओके ओके। अच्छा, ऐसा कोई सपना या काम जो असंभव था लेकिन आपने कर दिखाया, आपके लिए आपको लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं कर गई, वो क्या था? ऐसी काम तो देखिए, मुझे लगता है बच्चा पैदा करना हम्म। वो बहुत कठिन काम है। मुझे जीवन में सबसे कठिन काम अगर कोई लगा तो ये 2 सिजेरियन बेबीज जो मैंने पैदा अच्छा। किए ना। हाँ हाँ। और मुझे उस समय सिंसियर मेरे अंदर, लोग कहते हैं वात्सल्य पैदा होता, मेरा नाम भी ममता है, लेकिन मैं इतनी निर्मम थी, मैं ये सोची थी मैं किस मुसीबत में पड़ गई। और जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि इसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है तो हमको सिजेरियन करना पड़ेगा पहले बच्चे के लिए, तो मैंने सोचा कि अच्छी मुसीबत है, अगर ये बच्चा जीवित नहीं है तो मुझे फिर 9 महीने मेहनत करनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा, और मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। और मुझे बड़ा शौक था बैक कोम करके मैं अपने बाल ऊंचे रखती थी, पफ बना बड़ी के। स्टाइलिश साड़ियाँ पहनती थी मैं, और मैं बहुत स्टाइल से रहा करती थी एक ज़माने में। एक एयर होस्टेस फैशन वाला- आइकन, फैशन हाँ, आइकन। एयर होस्टेस वाला जूड़ा बनाती थी बड़ा। तो आप समझिए उस जमाने के हिसाब से मैं बड़ी ही स्टाइलिश थी। और मुझे जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही तो मैंने कहा जल्दी से और सिजेरियन कर दो, पता चल जाए रिजल्ट क्या है। तो जब मैं होश में भी आई, जब मैं सेमी कॉन्शियस थी, तो मैं बार बार, मेरी सास बहुत बुरा मान रही थी इस चीज़ का, और रवि बड़े कंफ्यूज हो रहे थे इस बात से, और भी 2-4 दोस्त थे वहाँ पर। मैं बार बार कमरे में प्राइवेट रूम में यही कह रही थी बच्चा जिंदा है कि नहीं, बच्चा जिंदा है कि नहीं, क्योंकि मुझे चिंता ये थी कि अब 9 महीने फिर वेस्ट होंगे मेरे। तो ये ऐसा एक विचित्र समय था कि जो अक्सर नहीं होता। स्त्रियां तो कहती हैं अरे हमने तो इतना इंतजार किया बच्चे का, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं। मेरे दोनों बच्चे जब हुए, दोनों बच्चों के समय मुझे संकट का समय लगा। अब मुझे लगा कि ये अवॉइड किया जा सकता है, और स्त्रियों को अपनी ऊर्जा जो है और चीज़ों में लगानी चाहिए। मृत्यु के प्रति क्या तैयारी, कितना भय है, क्या स्वीकार है, क्या है मृत्यु को? बिल्कुल भय नहीं है। ओके। मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। मैंने बच्चों से कहा कि मैं अपना जीवन जी चुकी हूँ, अब जो है ये बोनस वर्ष है। बोनस है। हाँ, जितना मर्जी मिल जाइए, 1 साल 2 साल 5 साल, और मैं जीऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं अंतिम समय तक लिखती रहूँ, पढ़ती रहूँ, दोस्तों से बात करती रहूँ, जाती रहूँ, आती जाती रहूँ, और जब मैं जाऊँ ना तो कोई फंस ना हो, मैं अस्पताल ना जाऊँ बैठे बैठे जैसे गैस खत्म होती, नहीं शांति नहीं, सडनली जाऊँ जैसे गैस खत्म होती है आपकी। बहुत सुंदर बात। हाँ, जैसे कि आप समझिए बिजली चली आती है, अचानक आते ऐसे जाओ। सब कुछ चल रहा था अचानक। हाँ, ऐसा का ऐसा छोड़ के जाना चाहती हूँ सब कुछ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई माल मत्ता नहीं है कि जो मेरे पास हीरे रखे हो संभाल लिए। मेरे हीरे तो कागज में है ना। तो ये हीरे जवाहरात जो है ये तो जो कि वो अलमारी में लगे रहेंगे, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं? होता है? बिल्कुल नहीं रखती हैं। लेकिन मान के चलिए हम अपनी कथाओं की बात करें, कुछ स्टोरीज की बात करें, होता तो है, अगर हुआ या होता हो तो आप क्या होना चाहेंगी? अगर ऐसे फिर से लेखक होना चाहूँ, लेखक होना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी आइडियाज हैं कि वो इन 5-6 सालों में पूरे नहीं होंगे। तो हम तो चाहते हैं कम से कम वो सब पुस्तक जरूर पूरा करें। अच्छा, मृत्यु के पश्चात, हालांकि बहुत हाइपोथेटिकल बात है लेकिन फिर भी, मृत्यु के पश्चात आप किस रूप में याद किए जाना चाहेंगी या पहचाना, कैसे लोग जाने कौन थी ममता कालिया, अगर ऐसा कुछ? ख्याल है मुझे मेरे कहानीकार रूप में और मेरे उपन्यासकार के रूप में जाने, क्योंकि वो ज्यादा उसमें आप ज्यादा जीवन का बड़ा टुकड़ा ले सकते हैं। कविता में आप जीवन का इतना बड़ा पसार नहीं ले सकते। वो जीवन का विस्तार जो है ना, वो उपन्यासों और कहानियों में आता है। तो जितनी तादाद में मैं देखती हूँ कि शोध छात्रों ने मेरे ऊपर शोध किया हुआ है, 100 से भी ऊपर हो चुके हैं शोध अब तक। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ममता कालिया के रूप में जाने, और कहानीकार उपन्यास के रूप में जाने, और ये मान के चले कि ये एक अच्छी औरत थी। हाँ, ये बात निस्संदेह थी। आप निस्संदेह, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा है। अच्छा, ऐसी कोई फिल्म या फिल्म में कोई पात्र जिसको देखते वक्त आप अपने से जुड़ा पाती हैं, उसकी स्टोरी या उसकी अभिव्यक्ति, ऐसी कोई फिल्म जिसको देख के लगता हो कि ये तो मेरे जीवन जैसी है, या निकट पाती हैं?
ऐसी तो फिल्म मुझे नहीं मिली कि जो मेरे जीवन जैसी है, लेकिन क्योंकि फिल्मों में समस्या को देखिए बहुत घनीभूत किया जाता है ना। लेकिन मुझे फिल्में कुछ बहुत पसंद है। जैसे जैसे कि मुझे आप समझिए कि स्मिता पाटिल की आखिर क्यों बहुत पसंद बहुत थी। अच्छी है। और स्मिता पाटिल की एक फिल्म थी जो शायद बहुत कम चर्चित है, चक्र चक्र, नाम हाँ की। हाँ जी। वो बहुत अच्छी फिल्म थी। इसी तरह भूमिका शबाना आजमी की की मासूम मासूम। बहुत अच्छी थी फिल्म। तो कुछ एक फिल्में मुझे मेरे अंदर खटखटाती, खामोशी एक फिल्म थी, हाँ जी। बहुत अच्छी फिल्म थी, वहीदा रहमान की, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो कुछ एक फिल्में हैं जो मुझे याद रह गई हैं, और वो अजीब बात है कि वो पहले की है सब। वैसे प्रिटी वुमन भी मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक फिल्म, हाँ जी। है ना। और पुरानी फिल्मों में सोचे तो बाइसिकल थीफ बहुत अच्छी थी एक ज़माने में, आज तक वो क्लासिक मानी जाती है। लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं है कि जो मुझे लगे कि वो मेरे किरदार के नज़दीक है। ओके। क्योंकि मेरे किरदार में ना क्या है कि वो समस्याएं और गिठान नहीं है। कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने रवि को ज़्यादा चाहा और रवि ने मुझे कम चाहा, ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों के अंदर एक ही शिद्दत से प्रेम था। तो वो समस्याएं मेरे जीवन में नहीं आई कभी भी, है ना। ऐसा कोई कहते हैं ना कि ऐतिहासिक पात्र या यूं कहो या जीवित पात्र जिसको सोचकर ही आपको ऊर्जा मिल जाती है, प्रेरणा मिलती है, ऐसा कोई बिसाइड जीवन साथी के अलावा? हाँ हाँ। ऐसे पात्रों में जिसके बारे में सोचते ही हम आप सोचे तो आंखें बड़ी हो जाएं, पुतलियां खिल जाएं, हाँ, ऐसे ताजगी आ जाए, ऊर्जा बढ़ जाए। ऐसे दो पात्र हैं जैसे राजनीति में देखें, पब्लिक लाइफ में देखें तो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, ओके, ये दोनों का स्मरण आज आपको भी ऊर्जा दे, संस्मरण भी है इनके। क्योंकि नेहरू जी के साथ मेरी फोटो है जो उन्होंने कंधे पे, मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा हुआ है। अच्छा। और आपके साहित्य जगत में, काव्य जगत में ऐसा कोई चेहरा जिसको याद करके प्रेरणा मिलती हो या आपको ऐसे बहुत नाम, हैं। कोई नाम बताएं, नाम खाली। ऐसे बहुत हैं। एक जो मुझे याद है अभी तक, वो नरेंद्र शर्मा एक थे जो कि विविध भारती में प्रोड्यूसर, क्या बहुत बड़े पद पे थे, प्रोड्यूसर से भी बड़े पद पे थे। तो नरेंद्र शर्मा जी से मैं एक पार्टी में मिली, सारे साहित्यकारों की पार्टी थी वो, और मुझे दूर से पापा ने कहा कि ये नरेंद्र शर्मा है, पंडित नरेंद्र शर्मा, इनको नमस्कार करो जाकर। तो मैंने जाकर उनको नमस्कार किया और उनसे ये कहा, अपनी अकल दिखाने के लिए, कि मैंने कहा कि आपकी वो दो पंक्तियां बहुत अच्छी है गीत की, सुमन के निवासी सुमन से न जाओ, पवन के प्रवासी पवन से न जाओ। वो कहने लगे पंक्तियां तो बहुत अच्छी लेकिन मेरी नहीं है। तो मुझे लगा कि कितनी विनम्रता से उन्होंने मुझे मेरी गलती बताई, और उनके अंदर जरा भी तलखी नहीं थी। और इन बातों से सीखने को मिलता है कि भाई वो आपको किसी भी तरह से वो नहीं करते हैं, छोटा महसूस नहीं कराते हैं। आपकी गलती बता दी लेकिन आपको छोटा नहीं महसूस कराया। इसी तरह याद है मुझे कि एक बार हमारे कॉलेज में इंदौर में बच्चन जी आए। अब हॉल में बच्चन जी ने जैसे ही काव्य पाठ शुरू किया तो बुद्ध और नाच घर उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने उसमें से एक कविता सुनानी शुरू की, बुद्ध और नाच घर से। तो सारे लड़के चिल्लाने लगे, नहीं मधुशाला सुनाइए, मधुशाला सुनाइए। तो बच्चन जी ने बड़े प्रेम से अपना घुंघराला सिर हिलाकर ये कहा, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मधुशाला लिखने के बाद मैं घास खोदता रहा हूँ। आप क्योंकि खुद एक कवित्री हैं, लेखिका हैं, ऐसी कोई रचना किसी भी रूप में, चाहे नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में, कविताओं के रूप में, आपको लगता है कि काश वो आपका काम नहीं लेकिन काश ये मैंने लिखी होती। हाँ, वो कौन ऐसी सा, एक किस कविता का है, मुझे बहुत पसंद है वो कविता, बहुत प्लीज पसंद है। सुनाएं। और उस कवि से थोड़ा मेरे सा। कभी डायलॉग भी नहीं हुआ है। ज्ञानेंद्र पति की एक कविता है, ट्राम में एक याद। ट्राम, ट्राम हाँ, में हाँ, एक याद, अच्छा। चेतना पारिक कैसी हो, अच्छा कहो कहो वैसी हो। अच्छा। उसमें ये कि ट्राम में अभी भी तुम्हारे दो पैरों के लायक जगह खाली है। हाँ, है। और उसमें ये है कि चेतना पारिक
अभी भी क्या जिससे तुम प्रेम करती हो उसे दाढ़ी रखाती हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी प्यारी लाइन है ये। और रवि इसको पूरी कविता को बोला करते थे मेरा नाम लगा के, कि हम दोनों को पसंद थी ये कविता। हाँ, और हमने सुनी हुई है ये कविता। हाँ। तो हम रवि सुनाते थे कि ममता कालिया कैसी हो, पूरा मेरा नाम डाल के चेतना पारिक की जगह। हाँ। और रवि फिर कहते थे क्या जिससे प्रेम करती हो उसकी दाढ़ी कटाती हो? और एक और कविता बहुत मुझे पसंद है, वो है आलोक धनवा की। इत्तेफाक से वो पटना में है और वो हमारे मित्र भी हैं। हाँ। उनकी एक कविता इतनी प्यारी है कि तुमसे तुमसे एक बार मिलने के बाद हाँ। एक बार और मिलने की चाह वाह, कितनी प्रबल होती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार मिलने के बाद एक बार तुमसे एक बार और मिलने की चाह कितनी प्रबल होती है। अच्छा, ऐसा कोई फिल्मी गीत या एक या दो तीन जो जुबान पर आए, जो अक्सर आपके होठों पर रहते हैं, जिन्हें आप सुनना या गुनगुनाना पसंद करती हैं, वो कौन से होंगे? वो ऐसे कई हाँ, गीत तो वो हैं। जो भी अचानक आ रहे चार नहीं, पांच, एक एक लेकिन अभी लाइन। तुम फिल्मी पूछ रहे हाँ, हो, फिल्मी, नॉन फिल्मी भी होता है। दोनों दोनों जो भी अक्सर। फिल्मी में तो मैं ये कहूंगी कि एक गाना मुझे बहुत पसंद है, आवाज दे कहाँ कहाँ है, है दुनिया मेरी मेरी जगह जगह है। एक तो ये मुझे बहुत पसंद है और? गाना। और एक मुझे वो बहुत पसंद है गाना एक जमाने में, बिछुआ। अच्छा, तैयारी तैयारी हाँ, चल तैयारी, रही बाबू, तैयारी। बिछुआ, ओके, ओके। ये पसंद था मुझे। और कोई गजल? और अपने पापा के जमाने के गाने हैं जो मुझे पसंद अपने है। बेगम अख्तर का भी? जिया बेकर आ रहा है, ये फिल्मी गाने हो गए। ओके, हाँ। और बेगम अख्तर तो मुझे सारी पसंद, जगजीत सिंह, अच्छा। बेगम अख्तर, ये तो प्राण निकालते थे। हम अपनी पूरी शाम ऐसे ही बिताते थे। भगवान में आपकी कितनी आस्था है। है? तो अगर आप भगवान शब्द का उपयोग करती हैं, तो आपके मस्तिष्क में, जहन में उसकी कौन सी छवि, आकार, निराकार या किस रूप में उसको देखती मानती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं देखिए मथुरा की हूँ, हम्म, तो मेरे अंदर सबसे पहले तो कृष्ण आते हैं। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है कि भगवान को भी थोड़ा खिलंदड़ और थोड़ा चेयरफुल होना हाँ ना, चाहिए। हाँ, सारे रूपों मुझे में। मनहूस छवियां नहीं अच्छी लगती किसी भी की, ना जीवन में और ना धर्म आस्था में। तो मैं सवेरे नहाने के बाद थोड़ा सा एक संक्षिप्त मंत्रोच्चार और पूजा करती हूँ और उससे मुझे दिन भर की शक्ति मिलती है। अच्छा, ऐसा कोई वरदान जिसे मान के चले भगवान सच में कहे कि ममता एक तेरी बात पूरी मानी जाएगी, मांग क्या मांगती है, वो क्या होगा? वो अंतिम समय तक लिखना। हाँ, बहुत सुंदर, सच में बात सुन। अच्छा, ऐसा कोई संत, दार्शनिक, सदगुरु या महापुरुष जिसने आपको आकर्षित किया हो? न लेखक कवि नहीं, अरे संत, दार्शनिक। एक समय मुझे ओशो पसंद थे, क्योंकि मुझे उनका खंडन मंडन अच्छा लगता था। हाँ, हाँ। है ना। हाँ। मैंने उनकी कई किताबें और कई उनके डिस्कोर्सेस सुने हैं। और उनका टेप एक जमाने में टेप में आता था, हाँ। तो वो कार में लगा देते थे। राइट, तो हमारे ड्राइवर को बहुत शौक था ओशो सुनने का। हाँ। तो ओशो सारे रास्ते हमारे साथ चलते थे। आपकी नजर में परमात्मा यानी क्या? मेरे लिए भगवानों का एक प्रजातंत्र है। ओके। और ध्यान यानी क्या? एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्रता, बिल्कुल अकेले बैठे हो जब हम, ये आपके साथ नहीं हो सकता, आपके प्रेजेंस में नहीं हो सकता। ये जब मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ तो ज्यादातर रात में। अच्छा। मृत्यु यानी क्या? मृत्यु मतलब केवल समापन, और समापन अच्छा होना चाहिए। जैसे कहते हैं हम कि तालियां बज जाए तो पता चला कि प्रोग्राम आपका सफल हुआ। हाँ, बहुत सुंदर। इसी तरह से आपकी मृत्यु ऐसी हो कि किसी को भी उससे कष्ट ना हो। जीवन यानी? जीवन यानी लगातार काम। आपकी नजर में सफलता का क्या मतलब है? सफलता मतलब क्या? सफलता हर एक के लिए अलग होती है। मेरे लिए सफलता हाँ। अच्छा लेखन, अच्छी पुस्तकें और अच्छे दोस्त। समय मतलब? समय एक बहुत विशाल चीज है, इतना लंबा कंटिन्यूम है वो कि उसको परिभाषित नहीं कर सकते। वो आज या कल नहीं है, वो निरंतर है। पाप मतलब? जो चीज दूसरों को कष्ट दे वो पाप है। पुण्य? जिससे हम थोड़ी खुशी फैला सके, भले वो एक इंसान को मिले, लेकिन वो पुण्य है। दुख क्या है आपकी नजर में? अकेलापन। अकेलापन। और सुख मतलब?
दोस्त। दोस्त। आपका पसंदीदा रंग, पीला। पसंदीदा फल, केला। पसंदीदा सब्जी, सरसों का साग। पसंदीदा मिठाई, रसगुल्ला। पसंदीदा किताब, ओह अच्छा। ये तो बदलती रहती समय समय पर। दोनों बता सकती हैं, हैं? अगर बदलती रही थोड़ी बहुत बता दें। बदलती हाँ रहती जी। है। देखो ना किताब कैसे होता है तो वही तो कठिन सवाल तुमने पूछ लिया। पसंदीदा किताब बताना बहुत मुश्किल है। कितनी बार बदली। कभी स्वदेश दीपक की मैंने मांडूनी देखा पसंद थी। हम्म, राग दरबारी पसंद थी शीला शुक्ल की, हम्म, है ना। और इधर मुझे पंकज सुबीर की अकाल में उत्सव पसंद थी। हम्म, और अनिरुद्ध उमट की नींद नहीं जाग नहीं पसंद थी। हम्म। लेकिन पसंदें तो बदलती बदलती, जाती हैं, हम समझता हूँ, पढ़ते हाँ, जाते ठीक हैं। है। नई नई पसंदीदा पसंद पैदा लेखक, होती फिर है। भी पसंदीदा लेखक। पसंदीदा लेखक हम्म, हिंदुस्तानी। हाँ, दोनों चलेगा, बाहर विदेशी बता सकते हैं। अच्छा। एक हिंदुस्तानी, एक विदेशी। अ, देखिए अब ये बड़ा मुश्किल है। बहुत क्लासिक लेखक ही मैं बताऊंगी कि चेखव मुझे पसंद है। हाँ, एंटन चेखव, ओके, एंटन ओके। चेखव। और हिंदुस्तानियों में बहुत सारे लेखक मुझे जैसे पसंद कुछ है। भी आ जाए जबान पर, जो भी आ जाए। हैं? ये लेखक के बहुत नाम आ रहे हैं। अमरकांत है, मन्नू भंडारी है ना। और कहीं राजेंद्र यादव भी है ना? ये सब मुझे पसंद है। पसंदीदा चरित्र, पात्र। अच्छा। पात्र तो पसंदीदा पात्र तो बहुत है, लेकिन वॉर एंड पीस का लेवन। ओके, लेविन, ओके। और हिंदुस्तानी उसमें देखा जाए तो श्रीकांत मुझे बहुत पसंद है, शरद चंद्र। शरद चंद्र श्रीकांत। पसंदीदा फूल, वो मुझे मिलता ही नहीं देखने के लिए। हर सिंगार का और चमेली का। यहाँ तो बहुत सुबह नहीं रात मिलता भर है। महक कर। मेरे घर में नहीं है। अच्छा। हर सिंगार और चमेली दो पसंद है। चलिए, पसंदीदा पशु, बिल्ली। बिल्ली, अरे वाह। पसंदीदा पक्षी, तोता। तोता। पसंदीदा फिल्म, हाँ? फिल्म। हाँ, पसंदीदा फिल्म फिल्म, हाँ, अंकुर। अंकुर। पसंदीदा अभिनेता, पुराना नया, दो बता सकती हैं आप चाहें तो। अच्छा। मुझे संजीव बहुत पसंद थे। संजीव कुमार, हाँ, संजीव कुमार। हाँ, हाँ, संजीव कुमार। ओके। अ, और अभिनेता। अभिनेता, और अभिनेत्री हाँ। तो मुझे स्मिता पाटिल सबसे अच्छी लगती है। पसंदीदा टीवी शो, अब तो कोई है ही नहीं हाँ, लेकिन ऐसा। आपके समय कहीं कोई मेरे समय का दूरदर्शन, अगर हाँ। आप कहें तो मेरे समय का हम लोग। अच्छा, हम लोग, ओके। पसंदीदा नृत्य, नृत्य की कोई शैली जिसे आपको देखना कभी। पसंदीदा व्यक्ति नृत्य, नृत्य, नृत्य या कोई शैली, डांस, फॉर्म ऑफ डांस। मुझे कथक पसंद है। ओके। पसंदीदा खेल, बैडमिंटन। कोई खिलाड़ी। एक जमाने में हम प्रकाश पादुकोण पे बड़े फिदा रहते थे। जब अच्छा। हम स्टूडेंट थे प्रकाश पादुकोण लंबे हैंडसम बड़े अच्छे थे। हाँ। अब तो दीपिका पादुकोण के पिता पिता है, है, हाँ जी। लेकिन हम तो प्रकाश पे फिदा। किस चीज़ के एक खिलाड़ी लड्डू थे वो? नाटे करते बैडमिंटन वाले। हमें बैडमिंटन बहुत पसंद था और अच्छा। बैडमिंटन जरूर देखा करते थे। अरे वाह। पसंदीदा त्योहार, दिवाली। दिवाली। पसंदीदा रत्न, जैसे हम कहते हैं ना, कोई रत्न यदि कोई हो, कुछ पहनना, अब महिलाएं पहनती हैं, कोई अच्छा। एमलेन, कोई कुछ। कांच और पत्थर और लकड़ी, अच्छा, ये पहनती हूँ मैं। ओके। पसंदीदा परिधान, साड़ी। कोई खास परफ्यूम या इत्र जो आपको पसंद हो, सुगंध जिसकी। जैस्मीन। पसंदीदा कोई जगह इंडिया में, भारत में, हाँ अच्छा। जहाँ पे आप घूमना आपको पसंद है। मुझे इंदौर पसंद है ओके। और पूना। अच्छा। दो और, जगह अच्छी। और पसंदीदा देश, भारत के अलावा यदि आप इतनी जगह घूमी हैं तो कौन सा देश पसंद आया है? अभी तक देखे हुए देशों में मुझे हंगरी पसंद आया है। ओके। अब पूरे इस साक्षात्कार में एक ऐसा प्रश्न जो आपको लगता था कि मुझे पूछना चाहिए था या मैंने नहीं पूछा, इसके बिना आपकी अंतर यात्रा भीतर का मैंने वो नहीं छेड़ा, वो कौन सा प्रश्न है जो आप चाहेंगे कि मैं उत्तर दूं उसका?
ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। मतलब तुमने बहुत ये अच्छा तारीफ की खंगाल बात होगी लिया। मेरे लिए। तुमने पूरा बहुत अच्छा खंगाल लिया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं। तो मित्रों, ये थी हमारे साथ विश्व की जानी मानी सुप्रसिद्ध लेखिका कवित्री ममता कालिया जी। आशा है आपको आज का ये इंटरव्यू कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली किसी श्रृंखला में हम फिर किसी शख्सियत के साथ उनके इंटरव्यू, उनके आत्मिक या आंतरिक पहलू को लेकर आएंगे। बने रहिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।